शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देंगे और संस्कार कभी आपको गिरने नहीं देंगे। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी की पूरी दुनिया को आप बदल सकते हैं। सिर्फ आप बदल सकते हैं। आपके अंदर छुपा वो जो टैलेंट है ना, वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। वही टैलेंट को बस आपको पहचानना है, सिर्फ पहचानना है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज क्यूनर। आज आप सोच रहे होंगे आज कौन सी मोटिवेशनल स्टोरी आ गई। आज मोटिवेशनल स्टोरी के साथ तो है ही, अभी कुछ दिन पहले मोटिवेशनल स्टोरी का महाकुंभ, नॉलेज की उड़ान का महाकुंभ सीरीज चल रहा है, कहीं जाइएगा मत। हम सारी मोटिवेशनल स्टोरी का कॉम्बो निकाल रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है तो वो एक ही वीडियो देखे, वो अपने जीवन का लक्ष्य पहचान जाएगा। आज आप लोग के लिए एक और मैं मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूं, लेकिन साथ में जैसे कि आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा, लीगल नॉलेज का महाकुंभ की सीरीज चल रही है। एक के बाद एक लगातार मोटिवेशन, पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरीज अमेजिंग फैक्ट के साथ आती जा रही है। महाकुंभ निकाला जा रहा है। किसी के पास टाइम नहीं है तो एक कॉम्बो, अब कॉम्बो फॉर्म में भी आ गए हम लोग, अब कहीं जाइएगा मत। आज की स्टोरी के साथ अभी आकाश सर से लीगल नॉलेज का पूरा महाकुंभ, जरा ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले एक आपके लिए बड़ी अच्छी सुंदर स्टोरी लेके आऊं, 1 मिनट की, जरा ध्यान सुनेगा। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। किसी ने बड़ी एक और कमाल की बात कही है कि कोहरे से एक बड़ी अच्छी सीख मिलती है कि जब कभी भी आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आ जाए, जब ब्लर हो जाए, एकदम सामने कुछ दिखाई ना दे, एकदम धुंधला धुंधला हो जाए, तो कभी भी घबराइएगा मत। और दूसरा, कभी भी ये टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ये जगह का टाइम। क्यों कि आप यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत दूर तक की देखने की ना। आप आगे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, वो कोहरा छटता चला जाएगा और आपको रास्ता भी मिलता चला जाएगा। आज की स्टोरी कुछ इसी टॉपिक पे होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल क्या था, एक बार एक हॉली मैन, एक साधु थे, उनके वो जिसको हम चेला बोलते हैं, एज अ स्टूडेंट, जो चेले थे, उन्होंने अपने दोनों स्टूडेंट को बोला कि तुम जाओ, और एक घने जंगल में उनको भेज दिया। रात का टाइम था, कोहरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। उन्होंने आदेश दिया अपने दोनों स्टूडेंट को, जाओ तुम दोनों इस घने जंगल में पूरा घूम के आओ, वॉक करके आओ जरा। अब दोनों स्टूडेंट तो गए। अब दोनों में से जो फर्स्ट नंबर वाला स्टूडेंट था, वो जैसी जंगल के जैसी फॉरेस्ट के अंदर जा ही रहा था, तब तक उसने देखा कि यहां तो गुप्त अंधेरा है, पूरा ब्लैक हो रहा है, यहां पे कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहां चले आगे। तब वो जो फर्स्ट नंबर वाला स्टूडेंट था वो वहीं से लौट गया। लेकिन जो दूसरे नंबर वाला जो स्टूडेंट था, जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट था, वो अंदर अंदर गया और पूरा जंगल घूम के आ गया वो। और जब घूम के आके, जब गुरुजी के पास, जिसको हम गुरुजी बोलते हैं, जब हॉली मैन के पास आके, साधु के पास आके खड़े हुए दोनों जन, तो साधु ने बोला कि ये जो फर्स्ट नंबर वाला था, ये तो तुरंत ही आ गई, गया ही नहीं उधर, और लेकिन तुम कैसे वहां पूरा घूम के आ गए, जरा मुझे बताओ। तब गुरुजी से उस सेकंड स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। उसने बोला कि एक्चुअली क्या था सर, कि मैं जैसे ही अंदर जा ही रहा था, तब तो मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा फॉग हो रहा था, पूरा यहाँ पे कोहरा हो रहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैंने सोचा, मैंने 2 पत्थर लिए और चिंगारी इससे निकाली और एक मशाल जलाई, और जब मशाल मैंने जलाई तब कुछ थोड़ा दिखा, और जब मैं 2 स्टेप्स आगे मैंने रखे, ध्यान से सुनो, जब 2 स्टेप मैंने आगे रखे तो अगला 2 स्टेप मुझे दिखने लगा। यानी कि मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता, मुझे आगे का 2 कदम दिखने लगा। फिर मैंने सोचा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 स्टेप रख के पूरा जंगल घूम के आ जाएंगे। तो मैंने यही किया। तो आप लोगों ने क्या सीखा? मैं भी आप लोग को ये सिखाना चाह रहा हूं कि आपकी लाइफ में जो मुश्किलें आती है ना, वो सिर्फ कुछ समय के लिए है। आप 2 स्टेप आगे बढ़िए तो सही, आप बढ़ते ही नहीं है, आप अपने अंदर के टैलेंट को नहीं बढ़ाते हैं। जो आपके अंदर छुपा हो जो टैलेंट है ना, अब मेरा टारगेट बन गया, मुझे वही टारगेट है मेरा, कि आपके अंदर जो छुपा हो जो सुनहरा सा टैलेंट है ना, उससे पूरी दुनिया आप बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस कमी क्या है, हम उस टैलेंट को छुपाते हैं और जान नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट क्या है। भगवान ने हर सबके अंदर एक एक टैलेंट दिया है। अब चलिए
आप भी, शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी की पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और हाँ, दिस इज माई टारगेट। अब तो मेरे टारगेट ही बन गए कि आपके अंदर जो सुनहरा एक एकदम गोल्डन लाइक अ गोल्डन जो टैलेंट है ना, उसको बाहर निकालना है। आप अपने टैलेंट को नहीं पहचानते, वरना आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय योरसेल्फ। एक बात जरा ध्यान रखना कि दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी, एक सिर्फ और सिर्फ एक कामयाबी एक ऐसी है जो ठोकर खाने के बाद बिखरती नहीं है, बल्कि और मिल जाती है। कम ऑन, ठोकरें भी बहुत जरूरी है। ठोकर खाइए तो आगे संभला जाता है। ठोकर खाना भी बहुत जरूरी हो गया है। तो कम ऑन, तो चलिए लीगल नॉलेज के महाकुंभ में हम विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात जरा ध्यान रखना कि एजुकेशन इज द पासवर्ड टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। जरा ध्यान रखना इस बात को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर चैनल। माई सेल्फ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। देखिए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे जो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू एक रूल बना रखा है कि जब भी हम रोड पे अगर हम अपना वाहन ड्राइव करते हैं, अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, सपोज कार हो गई, बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, कोई भी हम अपना मोटर व्हीकल जब ड्राइव करते हैं, मोटर व्हीकल, तो ड्राइव करते टाइम पे हमको 4 डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना पड़ता है। 4 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा गाड़ी की आरसी, हमारा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें कैरी करना पड़ता है जब भी अगर हम रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि सपोज हम लोग गाड़ी लेकर के निकल तो गए रोड पे, लेकिन हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आरसी है या इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, कोई भी चीज़ है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस पे छूट गए या फिर हमारे घर पे छूट गए। ऐसे केस में हम रोड पे ड्राइविंग तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे केस में अगर पुलिस वाले ने रोक लिया और आपका चालान करने लगे, तो ऐसे केस में आप किस तरीके से बच सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के रूल 139 में दिया गया है कि कभी भी अगर आप जब रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते टाइम अगर आपके पास आपके कागज अवेलेबल नहीं है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने गाड़ी के कागज रखिए ही मत, बिल्कुल भी आप अपने गाड़ी के कागज सारे वैलिड रखिए, लेकिन अगर आपके पास ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ पुलिस चेकिंग अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने सबको रिन्यू करा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड हैं, ऐसे केस में रूल 139 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल ये आपकी इस तरीके से मदद करेगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल का रूल 139 ये कहता है कि कभी भी अगर आपके पास, अगर आपका एट द टाइम ऑफ पुलिस चेकिंग अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस या इंश्योरेंस या फिर गाड़ी की आरसी या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इन चारों में से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आप ट्रैफिक पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप रूल 139 के अंडर मुझे 15 डेज का टाइम दे दीजिए। आप कोई भी अपना डेसिग्नेटेड प्लेस बता दीजिए, उस प्लेस पे आकर के मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा दूंगा, या तो आप कोई प्लेस बता दीजिए। देखिए, इसमें 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये होता है कि आप ट्रैफिक पुलिस वाले से कह सकते हैं कि आप मुझे कोई भी एक ऐसा डेसिग्नेटेड प्लेस बता दीजिए, मैं 15 दिन के अंदर अंदर आकर के आपको वहां पे डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करवा दूंगा। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा ये ऑप्शन होता है कि आप उससे कह सकते हैं कि आप मुझे अपना
एड्रेस दे दीजिए, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करके मैं आपको बाय पोस्ट करके भेज दूंगा 15 दिन के अंदर। तीसरा हमारा ये होता है कि आप उससे उसकी ईमेल आईडी मांग सकते हो। आप उसकी ईमेल आईडी से उसकी ईमेल आईडी पे आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सेंड कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है, भगवान ना करे किसी का भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के केस में ये जो वैलिडिटी है ये 15 डेज से घट करके 7 डेज में हो जाती है। जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का रूल 139 यही कहता है कि अगर पुलिस चेकिंग के टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है लेकिन करंट पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करा रखे हैं तो ऐसे केस में आप पुलिस वाले से 15 दिन तक का समय मांग सकते हैं और उस समय में आप ट्रैफिक पुलिस को वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेक्शन के तहत आप चालान से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की और भी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, हमारे चैनल पे मोटिवेशनल, लॉ और अमेजिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस लगातार आती रहती हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि ये नॉलेज हर किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर चैनल। माई सेल्फ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी पर्सन जिसने कोर्ट से बेल ले रखी है और अगर वो कोर्ट में अपनी डेट पर प्रेजेंट नहीं होता तो उसके ऊपर क्या क्या कानूनी प्रावधान हो सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कंप्लेंट केस में दो पार्टीज होती हैं। फर्स्ट होती है कंप्लेनेंट और सेकंड होती है अक्यूज्ड। कंप्लेनेंट पार्टी वो पार्टी होती है जो किसी पर्सन के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करती है और अक्यूज्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसके खिलाफ कोई पर्सन कोर्ट में कंप्लेंट दायर करता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अक्यूज्ड होता है, देखिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये हमारा रूल है, हम आगे से हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। कोई भी जो अक्यूज्ड होता है उसको हमेशा से कोर्ट से जमानत लेनी पड़ती है, उसको कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। देखिए, कोर्ट में जो बेल होती है वो हमारे मजिस्ट्रेट देते हैं और जब कोर्ट में बेल मजिस्ट्रेट देते हैं तब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो कि एक अक्यूज को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जब अक्यूज एक्सेप्ट कर लेता है तभी कोई मजिस्ट्रेट किसी अक्यूज को बेल देता है। चलिए अब हम जानते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से होते हैं। देखिए, कोई भी पर्सन जब कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करता है, जब भी अपने जमानत के लिए अप्लाई करता है, तब उसको इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, एक अक्यूज्ड के द्वारा कोर्ट में जब वो बेल लेता है तो उसके द्वारा जो एक्सेप्ट किए जाने वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन ये होता है कि जो अक्यूज्ड है, जब तक हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तब तक अक्यूज्ड अपने देश को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। देखिए, अब हम जानते हैं सेकेंड रूल के बारे में। सेकेंड रूल कौन सा होता है कि जब तक उसका कोर्ट में केस चल रहा है तब तक वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि जब तक मेरा केस चल रहा है तब तक मैं हमेशा अपने टाइम पर अपनी जो भी डेट की हियरिंग होगी, जब जब मेरे को कोर्ट में बुलाया जाएगा तब तक मैं कोर्ट में हाजिर होऊंगा। तीसरा रूल्स एंड रेगुलेशन ये होता है कि जो अक्यूज होता है, अक्यूज ये कोर्ट में बोलता है कि कोई भी अगर गवाह जो होगा उसको मैं डराऊंगा धमकाऊंगा नहीं, उसको बिल्कुल भी मैं परेशान नहीं करूंगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में अपनी डेट पर प्रेजेंट नहीं होता, अपनी जो भी कोर्ट के द्वारा दी हुई डेट पर प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे में इसके ऊपर क्या क्या कानूनी प्रावधान होते हैं। देखिए, आईपीसी का सेक्शन 229A यानी कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन जो धारा होती है 229A के तहत कोई भी अक्यूज्ड अगर कोर्ट के द्वारा बुलाया जाए और वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा, अपनी डेट पर प्रेजेंट नहीं हो रहा, ऐसे केस में उसकी जो जमानत होती है वो कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी जाती है और उसके ऊपर 1 साल तक का कारावास भी चल सकता है और वो जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक गाइडलाइन देना चाहता हूं कि किसी भी केस में अगर आप अक्यूज्ड हैं और आपने कोर्ट से जमानत ले रखी है तो आपको हर डेट पे प्रेजेंट होना चाहिए, आपको कोर्ट की हर डेट पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप कोर्ट की डेट पे प्रेजेंट नहीं होते तो ये एक कोर्ट की अवहेलना कहलाती है। तो मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी केस में अक्यूज्ड हैं तो आप अपनी हर डेट पे कोर्ट में जरूर पहुंचें।
तो आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर कोई भी अक्यूज्ड जो है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता तो उसके ऊपर क्या क्या कानूनी प्रावधान हो सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर ले नॉलेज की उड़ान। और भी अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और लीगल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए लगातार जुड़े रहे नॉलेज की उड़ान चैनल से। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आज ही रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। Hello everyone, welcome in our channel. Myself Akash Sharma and you are watching Knowledge Ki Udaan. In today's video, we are going to discuss what is Consumer Protection Act, what is the rights of the consumer and what is the responsibility of the consumer, and how to file a complaint under Consumer Protection Act. So, without wasting of time, let's start this video. The Consumer Protection Act, implemented in 1986, gives easy and fast compensation to the consumer disputes. It safeguards and encourages the consumers to speak against the insufficiency and flaws in the goods and services. If traders and manufacturers will practice any illegal trade, then this act protects their rights as consumer. The primary motivation of this act is to provide the bestow aid and eliminated the lengthy lawsuits. This Protection Act covers all the goods and services of all public, private and cooperative sectors except those who are exempted by the central government. This act provides a platform for the consumer where they can file their complaint and forum takes action against the concerned supplier. Compensation is granted to the consumer for the hassle he has encountered. Now we are going to discuss that what is the rights of the consumer. First, right to safety. Before buying, a consumer insists on the quality and guarantee of the product. They should ideally purchase a certified product like ISI or AGMARK. Number second, right to choose. The consumer should have the right to choose the different type of variety of the product in a competitive price. Right to consumer education. A consumer should be aware of his rights to avoid exploitation. Now we are going to discuss the responsibility of the consumer. Number first is responsibility to be aware. Number second, responsibility to speak out. Number third, responsibility to complain. And number fourth, responsibility to take and strict legal action. Now we are going to discuss that how can we file a complaint in the consumer forum. First, within 2 years of the purchasing of the goods and services, the complaint should be filed. Number second, in the complaint, consumer should mention all the details of the problem. Number third, all the relevant receipts should be kept and attached to the complaint letter. Number 4. A written complaint should be sent to the consumer forum via email, registered post or hand delivered acknowledgement. Today in this video, we discussed many type of topics of the Consumer Protection Act. So if you like this video, please share with your friends and subscribe our channel. Thank you so much from the team of Knowledge Ki Udaan. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मोटर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस देते टाइम पे हमसे बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारे प्रॉमिस करती है, लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे, क्लेम के टाइम पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्लेम देने के टाइम पे हमको क्लेम देने से मना कर देती है या फिर किसी भी मनमाने ढंग से हम लोगों को क्लेम देने से टालती हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी बीमा कंपनी अगर आपको क्लेम नहीं देती, क्लेम देने से मना करती है या फिर आपको किसी भी मनमाने ढंग से परेशान करना चाहती है, तो इसके खिलाफ आप कहां शिकायत कर सकते हैं, इसके खिलाफ आप कहां कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज आपने एक मोटर इंश्योरेंस परचेज किया, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज किया, भगवान न करे आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस में क्लेम देने से मना कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आप कहां जाएंगे, किसके पास जाकर के कंप्लेंट करेंगे। तो इसी टॉपिक के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला अनिवार्य कदम,
देखिए, अगर आप किसी भी बात पर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से असंतुष्ट हैं या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही या परेशान कर रही है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप उसी कंपनी के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के जीआरओ से मिले। जीआरओ को हम बोलते हैं ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर। जीआरओ से जब आप मिलेंगे तो उसको आप अपने सारे एविडेंस के साथ एक रिटन कंप्लेंट दें आप उसको। और हाँ, जब भी आप रिटन कंप्लेंट दें तो उसके साथ डेट के साथ उसकी रिसीविंग लेना कभी ना भूलें, क्योंकि जो जीआरओ होता है, जीआरओ को कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है, 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। 2 हफ्ते में ही वो आपकी कंप्लेंट उसको सॉल्व करनी होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम जीआरओ को कंप्लेंट देते हैं और 2 वीक्स के अंदर वो कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करता या फिर वो हमारी जो भी कंप्लेंट है उस पर जो भी डिसीजन लेता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेप है हमारा IRDAI। IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। RDAI एक नियामक संस्था होती है जिसे बनाने का इरादा एक ही है कि वो आपके हितों की रक्षा करती है। इसके साथ साथ बीमा कंपनी की, बीमा इंश्योरेंस कंपनी जो भी है उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, वो पूरी तरीके से IRDAI लेता है और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल रखता है, पूरी तरीके से उनकी निगरानी करता है। और इसको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की जो भी है देख रेख का काम IRDAI को ही सौंपा गया है। IRDAI का जो गठन हुआ है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम IRDA का जो एक्ट है 1999 के द्वारा किया गया है और इसका जो मुख्य कार्यालय, इसका जो हेड ऑफिस है वो तेलंगाना में स्थित है। चलिए, हमने ये तो जाना कि IRDAI क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि IRDAI में हम कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं IRDAI में कंप्लेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है टोल फ्री नंबर। आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से IRDAI में कंप्लेंट कर सकते हैं और अगर आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से कंप्लेंट करेंगे तो वहां से आपको एक रिसीविंग नंबर मिलेगा जिसको हम कंप्लेंट नंबर भी कहते हैं। तो चलिए, उसका टोल फ्री नंबर है 155-255 या फिर 1800-425-4732। इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आप अपनी कंप्लेंट को, आप अपनी शिकायत को ईमेल के माध्यम से भी IRDAI में सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको complaints@irdai.government.in की मेल ID है इनकी, इस पे आपको मेल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, IGMS। देखिए, IRDAI की वेबसाइट पर जाकर igms.irdai.government.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से, IGMS के माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, देखिए 3 ऑप्शंस हैं ये और ऑप्शन नंबर 4 सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 4 में आप अपनी कंप्लेंट को राइट करके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो चलिए, अब हमने जाना कि IRDAI क्या होता है और उसमें हम कंप्लेंट कैसे करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है लोकपाल। देखिए, व्यक्तिगत जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए, उनके डिस्प्यूट्स को बाहरी निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बीमा लोकपाल की स्कीम लागू की गई है। भारत में अलग अलग जगहों पर 17 बीमा लोकपाल हैं। जिस बीमा कंपनी से आपको शिकायत है उसके कार्यालय के क्षेत्रानुसार, सपोज उसका जो भी कार्यालय है, सपोज आप उसका कार्यालय दिल्ली, तो दिल्ली के जो आपका जो एरिया का जो लोकपाल लगता है वहाँ पर जाकर के आप कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। जो भी जहाँ पे भी ऑफिसर्स का, जैसे आप दिल्ली में रहते हो दिल्ली के, यूपी में रहते हैं यूपी के, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट किया गया है। अपने क्षेत्रानुसार आप जाकर के वहाँ पे कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो लोकपाल द्वारा जो केसेस सॉल्व होंगे वो सिर्फ 30 लाख रुपए तक के अमाउंट के ही केसेस सॉल्व होंगे, उससे ऊपर के अमाउंट्स को सॉल्व करने का हक लोकपाल का नहीं है। आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी बीमा कंपनी के खिलाफ कब, कहां और कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नॉलेज की उड़ान। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर चैनल। मैं सेल्फ लॉयर आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। तो चलिए, लास्ट जो हमारी वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छे से समझा था। आज की वीडियो भी एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे होने वाली है। आज की वीडियो देखिए, आपकी बार आज की वीडियो में मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के अंदर ऐड किया है। फैक्ट कौन सा ऐड किया है कि आज की वीडियो में मैं आपको जो भी टॉपिक समझाऊंगा, जितने मेरे टॉपिक्स होंगे, उन सबका टाइम स्टैम्प जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट उस टाइम स्टैम्प पे जाकर के क्लिक करके उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम में अगर हमारे साथ कोई भी घटना होती है, कोई भी ऑफेंस क्रिएट होता है, हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं। हम उसकी वीडियो बनाते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का सबसे बड़ा हमारा मेन पर्पस क्या होता है? उसकी एविडेंस को कलेक्ट करना। लेकिन कई बार हमें इसकी नॉलेज नहीं होती, कई बार हमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को पता नहीं होता और लास्ट में हम फिर फाइनल में आगे जाकर के हम उस चीज़ का प्रॉफिट नहीं ले पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी सब के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को हम कोर्ट में किस तरीके से एविडेंस पेश कर सकते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, किस तरीके से हम पेश कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 61 के अकॉर्डिंग हमारे जो एविडेंस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट एविडेंस और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी एविडेंस। अच्छा, फर्स्ट एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का क्या मतलब होता है, हम इसको समझते हैं। फर्स्ट एविडेंस का मतलब होता है कि हमारा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट हो या फिर हमारा कोई भी जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो। सपोज हम उसमें चेक को ले लेते हैं, चेक हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट है हमारा, या डीडी हो गया। ये जितने भी हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट एविडेंस में होते हैं। और सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या आता है? सेकेंडरी एविडेंस में जैसे हमारा कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी हो गई, हमारे ओरल विटनेस हो गए, मौखिक गवाह जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे किस में आते हैं? सेकेंडरी एविडेंस में आते हैं। अच्छा, इसको हम एक इजी एग्जांपल में समझते हैं। सपोज आपकी कोई भी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है, आपकी कोई भी व्हाट्सएप चैट्स है, उसको अगर आपको कोर्ट में एज अ एविडेंस पेश करना है, एज अ एविडेंस शो करना है, तो ऐसे केस में फर्स्ट एविडेंस है आपका, अगर आप अपने फोन को डायरेक्ट कोर्ट में एज अ एविडेंस सबमिट कर देते हो, अगर आप अपने फोन को अगर एज अ एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर दोगे तो वो फर्स्ट एविडेंस के कैटेगरी में आएगा। और अगर आप उसके उसी व्हाट्सएप के चैट्स की स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी फोटोकॉपी अगर आप कोर्ट में सबमिट करते हो तो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से, और जैसे कि लॉ कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है फर्स्ट एविडेंस। हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सेकेंडरी एविडेंस के ब्याह पे अगर हम फर्स्ट एविडेंस को अगर हम शो करें, तभी हम अपने जो भी सबूत है उसको साबित कर पाएंगे और दोषियों को सजा दिलवा पाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कोर्ट में अपने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को कैसे साबित करें। नंबर 1, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग का सच्चा होना। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, आज के टाइम में वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो कोर्ट क्या करता है, जब भी अगर हम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर हम कोर्ट में सबमिट करते हैं तो कोर्ट सबसे पहले इसकी वेरिफिकेशन करता है। सबसे पहले इसको चेक करता है कोर्ट कि क्या इन्होंने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास सबमिट करी है, ये क्या सही है या गलत है। उसी के आधार पर ही तो दोषी को सजा मिलेगी। तो इस चीज़ को पहले कोर्ट अच्छे से टेस्ट करता है, उसके बाद ही उस चीज़ का ऑर्डर लेता है, उसका फाइनल डिसीजन लेता है। देखिए, आज के टाइम में क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में तो देखो हम सामने प्रेजेंस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग में जैसे डबिंग ना की हो किसी चीज़ की या कोई चीज़ एडिटेड ना हो, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में होती हैं। तो इन सब की वेरिफिकेशन के लिए इन सबको चेक करता है, पहले कोर्ट इसको चेक करता है, उसके बाद ही फिर कोई डिसीजन लेता है। जहाँ तक कि हमें हमेशा यही काम करना चाहिए कि हमने जिस डिवाइस से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी है उसी डिवाइस को एज अ एविडेंस हमें कोर्ट में सबमिट करना चाहिए। इससे हमको क्या बेनिफिट होगा, इससे जो हमारा डिवाइस है वही अपने आप में एक सबूत बन जाएगा और दोषियों को सजा दिलाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में कैसे पेश करें। तो जैसे कि जब भी कभी आप अपने ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को अगर आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना है कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो भी बातें हैं वो सारी आप एक पेपर पे लिख ले अच्छे से। आप वो सारी बातें पेपर पे लिख ले और वीडियो की कुछ फोटोज भी निकलवा लें। इससे आपको क्या होगा कि जब भी आप कोर्ट में अगर आप बहस कर रहे होगे, क्रॉस कर रहे होगे, तो उस टाइम वो बोले गए शब्द जो होंगे वो अच्छे से आपके सामने लिखे होंगे और आप उस पर अच्छे से सवाल जवाब कर सकते हो, आप बहस कर सकते हो। इससे क्या होगा कि कोर्ट का टाइम भी सेव होगा। नहीं तो अगर हम लाइव टाइम में अगर वीडियो को देख करके अगर हम सवाल जवाब करेंगे तो इससे कोर्ट का समय नष्ट होगा। इसीलिए हमको ये काम सबसे पहले करना चाहिए। थर्ड, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग टाइप करने का सही तरीका।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सेकंड टॉपिक में कि जब भी आप कभी भी कोर्ट में अगर आप अपीयर हो तो आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग में सारी बातें जो है आप उसको अपने पेपर पे लिख लें। लेकिन उसको सही तरीके से लिखने का क्या तरीका है कि सबसे पहले सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल में बताता हूँ कि सपोज ए है, उसने बी को कुछ बात बोली, तो आप इस पर कैसे लिखेंगे? आप इसमें मिस्टर ए है तो आप पहले मिस्टर ए का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसने क्या बात बोली वो लिखेंगे, फिर वो सिचुएशन क्या थी ब्रैकेट में लिखेंगे, उसने किस सिचुएशन बोला, गुस्से में बोला उसने, प्यार से बोला उसने, या फिर नॉर्मल बोला उसने। फिर मिस्टर बी का नाम लिखेंगे आप, मिस्टर बी ने क्या बात बोली, उसके बाद किस सिचुएशन में बोली। ऐसे ऐसे आप पूरी रिकॉर्डिंग में जो भी मतलब कन्वर्सेशन हुई हैं वो आप इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो। और हाँ, अगर कोई बात अगर आपको अच्छी लग रही है, मतलब कोई बात अगर आपको लग रही है कि हाँ ये जरूरी है, उसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, उसको आप वीडियो में बोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लिख करके कोर्ट में अपनी बातों को पेश कर सकते हैं। नंबर 4, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग किस एप्लीकेशन में लगाएं? तो जब भी आप कोर्ट में अपने कोई भी अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, जब भी आप उसको कोर्ट में अगर आप सबमिट करते हो तो इंडियन एविडेंस एक्ट के आर्टिकल 65B के अकॉर्डिंग आपको उसका एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। सर्टिफिकेट कैसे बनता है? जो भी वीडियो में आपकी बातचीत हुई है उन सभी को आपको एक पेपर में लिखना पड़ता है। वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो भी बातचीत हुई हो उसको आपको एक सादे पेपर पर लिख करके उसमें आपको लिखना पड़ता है कि मैं जो भी चीज़ मतलब लिख रहा हूँ वो ट्रुथ है, सच है, सत्य है और गलत नहीं है। वो आपको टोटल लिख करके प्रॉपर फॉर्मेट बना करके आपको एक सर्टिफिकेट के साथ अपने डिवाइस के साथ उसको कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के अकॉर्डिंग आपसे वो डिवाइस ले लेती है और सर्टिफिकेट ले लेती है और उसके बाद आपके डिवाइस को फॉरेंसिक लैब्स में भेजा जाता है। फॉरेंसिक लैब्स में भेजने के बाद उसकी पूरी जांच होती है कि आपने मतलब सही रिकॉर्डिंग की है कि नहीं की है, आपकी रिकॉर्डिंग सही है, कोई इसमें फेक तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है। पूरी चेकिंग होने के बाद फिर फॉरेंसिक लैब्स वाले रिपोर्ट के साथ उस डिवाइस को कोर्ट में वापस भेज देते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कोर्ट में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को हम कैसे पेश कर सकते हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। इसी के साथ मिलते हैं अगली बार एक नए लीगल टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल को हम बोलते हैं अग्रिम जमानत। किसी भी व्यक्ति को जब आशंका होती है, कोई भी डाउट होता है कि हाँ मेरे खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट लेके आ रहा है या फिर किसी भी केस में इसको गिरफ्तारी होने वाली है, जब भी किसी पर्सन को ऐसी आशंका होती है तब वो कोर्ट में जा करके अपनी बेल के लिए अप्लाई करता है और उस बेल को जब कोर्ट अलाउ कर देती है तो उसको फिर हम एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, कब और कैसे अप्लाई होती है, कहाँ किस कोर्ट में अप्लाई होती है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अग्रिम जमानत। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला हो या उसे ऐसी आशंका हो कि वो किसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है तो ऐसे में जेल जाने से बचने के लिए वह कोर्ट में पहले ही जमानत के लिए अर्जी लगा सकता है। अगर अर्जी मंजूर हो जाती है तो कोर्ट द्वारा जमानत का यह आदेश अग्रिम जमानत कहलाता है। देखिए, अब हम जानते हैं कि एक नॉर्मल जमानत जो होती है उसमें और एक एंटीसिपेटरी बेल में अग्रिम जमानत में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले होती है। नॉर्मली जो जमानत होती है और जो एंटीसिपेटरी बेल होती है उन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है कि जो नॉर्मल बेल होती है वो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद होती है और जबकि जो एंटीसिपेटरी बेल होती है, अग्रिम जमानत जो होती है, वो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आशंका पर की जाती है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर क्या कानूनी प्रावधान है। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंडर कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही होती है क्योंकि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए, एक अग्रिम जमानत के लिए हमें किस कोर्ट में अप्लाई करना चाहिए। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंडर एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत देने का अधिकार सिर्फ सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को ही दिया गया है। तो इसीलिए अगर हमें एंटीसिपेटरी बेल चाहिए तो हमें या तो सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा या फिर हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक अग्रिम जमानत, एक एंटीसिपेटरी बेल कब लगाई जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो एफआईआर के पहले
अगर किसी भी व्यक्ति को लगे कि उस पर कोई भी अजमानती केस दर्ज हो सकता है या फिर एफआईआर हो सकती है, तो वह व्यक्ति कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड सिचुएशन हमारी होती है एफआईआर के बाद। अगर किसी भी पर्सन के खिलाफ एफआईआर हो गई है या फिर पुलिस की जांच में उसका नाम भी आरोपियों की लिस्ट में आ रहा है, तो वह व्यक्ति इस सेक्शन के अंडर अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक एंटीसिपेटरी बेल की टाइम लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसकी समय सीमा क्या होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने 29 जनवरी 2020 को सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट में एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि एंटीसिपेटरी बेल में हमेशा समय सीमा तय होना जरूरी नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल ट्रायल पूरा होने तक जारी रह सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि एंटीसिपेटरी बेल देने वाली अदालत को केस की परिस्थितियां देखते हुए जरूरी लगे तो वह इसके ऊपर टाइम लिमिटेशन सेट कर सकती है। सो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नॉलेज की उड़ान। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome in our channel. Myself Lawyer Akash Sharma from the team of Knowledge Quran. Today we are going to discuss Article 21 of the Constitution of India. So without wasting of time, let's start this video. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law. This right has been held by the heart of the Constitution. The most organic and progressive provision is our living Constitution, the foundation of our law. Article 21 can only be claimed when a person is deprived of his life or personal liberty by the state, as defined in Section 12. Our violation of the right by private individuals is not within the purview of Article 21. Article 21 secures two rights: right to life and right to personal liberty. Article 21 applies to natural persons. The right is available to every person, citizen or alike. Thus, even a foreigner can claim this right. It, however, does not entitle to foreigner the right to reside and settle in India, as mentioned in Article 91. Now we are going to discuss the meaning and concept of right to life. Everyone has the right to life, liberty and the security of person. The right to life is undoubtedly the most fundamental of all rights. All the rights add quality to the life in question and depend on the pre-existence of life itself for their operation. As human right can only attach by living beings, one might accept the right to life itself be in some sense primary, since none of the rights would have any value or utility without it. There would have been no fundamental right worth mentioning if Article 21 had been interpreted by its original sense. This section will examine the right to life as interpreted by and applied of the Supreme Court of India. Article 21 of the Constitution of India provides that no person shall be deprived of his life or personal liberty except the procedure established by law. Life in Article 21 of the establishment or constitution is not merely physical act of breathing. It does not, cannot mere animal existence or continued drug daily throughout life. It has much wider meaning, which includes right to life with human dignity, right to livelihood, right to breathe, right to pollution-free air, etc. Right to the life is fundamental to every existence, without which we cannot live as a human being, as includes to home aspects, etc., which go to make a man's meaningful. It is the article of the Constitution constitutes that receive the widest possible interpretation. Under the provision of Article 21, so many rights have found as shelter, growth and nourishment, thus have the necessities, minimum and the basic requirements that are essential and under the law for a person for a core concept of the right to life. In the case of Kharak Singh versus State of Uttar Pradesh, the Supreme Court quoted and held that by the term life, as their use something more is meant than mere animal existence. The inhibition against its deprivations extends to all those limbs and faculties by which life is enjoyed. The provision equally prohibits the manipulation of the body by an amputation of an armored leg, or by the pulling out of the eye, or the description of any other organ of the body thought which the soul communicates with the better world.
In the case of Sunil Batra versus Delhi administration, the Supreme Court reinstated with the approval the above observation held that the right to life included the right to lead in healthy life. So all the enjoy all the faculties of the human body in their prime conditions. It would ever include the right to prosecution of the person tradition, culture, heritage and all that gives meaning to a man's life. It includes the right to live in peace, to sleep in peace and the right to repose and health. So I hope that you are totally understanding the Article 21 of the Constitution of India. So if you like this video, please share with your friends and make comment in this video. Thank you so much. हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर चैनल। myself लॉयर आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी के 3 सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 323, सेक्शन 504 एंड सेक्शन 506। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आईपीसी का क्या मतलब होता है। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। हिंदी में हम आईपीसी को बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारत में भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा कोई भी अगर वो अपराध करता है या कोई भी ऑफेंस क्रिएट करता है, उन सबकी पनिशमेंट का प्रावधान आईपीसी में है, भारतीय दंड संहिता में है। अगर हम कोई भी क्राइम कर रहे हैं या हमारे से कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो किसके थ्रू होंगी? आईपीसी के थ्रू होंगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आईपीसी का 323 क्या कहता है। आईपीसी के 323 सेक्शन में जानबूझकर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी की पिटाई करना, किसी से झगड़ा करना, ये सारे जो ऑफेंसेस है हमारे, ये 323 में आते हैं। ऐसे ऑफेंसेस में पनिशमेंट का क्या प्रावधान है? इसमें 1 साल की कैद और 1000 रुपये तक का जुर्माना। या तो आपको 1 साल की कैद होगी या 1000 रुपये का जुर्माना होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं आपके ऊपर। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं। सपोज आप रोड पे जा रहे हैं, आप रोड पे कार ड्राइव करके जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर आपकी गाड़ी चढ़ जाती है। अचानक से कोई पीछे कार वाला आता है और आपकी गाड़ी पे बहुत तेज हिट करता है। हिट करने के बाद जायज़ सी बात है आपको गुस्सा आएगा, आपने गाड़ी रोकी, आप गाड़ी से बाहर निकल के आए और वो भी गाड़ी से बाहर निकल के आया। दोनों की आपस में बहस हो जाती है, जिसके कारण जो सामने वाली पार्टी होती है जिसने आपके ऊपर हिट किया होता है वो आपके ऊपर हाथ उठाता है, आपको पीटने लगता है। तो ऐसे केस में उसके ऊपर 323 का प्रावधान होगा। ऐसे में उसके ऊपर धारा 323 लगेगी। इसी के साथ साथ उसमें पनिशमेंट का क्या क्या प्रावधान होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो उसको 1000 रुपये तक का फाइन पे करना पड़ेगा, या उसके ऊपर 1 साल तक की कैद होगी, या फिर वो दोनों से दंडित किया जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं आईपीसी के सेक्शन 504 के बारे में, आईपीसी की धारा 504 के बारे में। किसी का भी अपमान करना, किसी की इंसल्ट करना, या फिर किसी की बेइज्जती करना, या फिर किसी को क्राइम करने के लिए उकसाना, कोई भी क्राइम करने के लिए उसको उकसाना, ये सारे ऑफेंस किस में आते हैं? आईपीसी के सेक्शन 504 में आते हैं। इसके लिए जो पनिशमेंट का जो प्रावधान दिया गया, पनिशमेंट का जो प्रोसीजर है वो 2 साल की कैद का है। अगर आप ऐसे कोई क्राइम करते हैं तो इसमें आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। चलिए इसको भी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक पर्सन है, उसने किसी दूसरे पर्सन को परेशान किया, उसकी बेइज्जती करी। उसे पता है कि मैं अगर इसकी बेइज्जती करूंगा तो ये कोई क्राइम करेगा। ऐसी इंटेंशन से अगर उसने कोई बेइज्जती करी उसकी, तो वो एक क्राइम कहलाएगा, तो वो 504 के तहत दंडित किया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 506 के बारे में। आईपीसी की धारा 506 क्या कहती है? किसी को भी धमकी देना, किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी को भी आग से जलाने की धमकी देना, या फिर किसी की संपत्ति नष्ट करने की धमकी देना, किसी भी इज्जतदार महिला पे कोई लांछन लगाना, या किसी को रेप करने की धमकी देना, ये सारे जो भी अगर हम इसमें से कोई भी अगर ऑफेंस करते हैं तो वो सेक्शन 506 के अंदर आता है। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो अगर इसमें हम कोई भी ऑफेंस अगर हम करते हैं इनमें से, तो हमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आईपीसी के सेक्शन 323, 504 और 506 का क्या मतलब है। तो इसी के साथ लीगल वीडियोस देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome in SIPS classes online. I am lawyer Akash Sharma from the team of SIPS classes online. So आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लीगल राइट्स के बारे में जो हर एक भारतीय को, हर एक इंडियन सिटीजन को पता होनी चाहिए। So let's start this video. ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 185(2)(02).
किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। CRPC सेक्शन 46। पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 166A। कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इंडियन सराइज एक्ट 1887। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1861। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट। केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। CRPC 1973। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। FCRA एक्ट 2010। यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट 2016। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 294। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 ईयर्स का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए मकान खाली नहीं करा सकता। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 सेक्शन 14। सो आज की वीडियो में आपने जाना कि हमारे लीगल राइट्स क्या क्या होते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए SIPS क्लासेस ऑनलाइन। थैंक यू। Hey everyone, welcome in our channel. Myself लॉयर आकाश शर्मा from the team of Knowledge की उड़ान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडियन सिटीजन्स को कुछ अमेजिंग फंडामेंटल राइट दिए, जिनमें राइट टू फ्रीडम भी शामिल है। संविधान के आर्टिकल 21 में नागरिकों को राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम का एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग राज्य बिना किसी लॉ के किसी भी व्यक्ति को राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम से वंचित नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का अभियोग लगाया जाता है, तब कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी हो जाता है। गिरफ्तारी की दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार और गिरफ्तारी के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जा सकती है। CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में गिरफ्तारी का प्रोसेस बताया गया है, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के कर्तव्य शामिल है।
तो चलिए शुरू करते हैं। गिरफ्तारी की दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान अपने पसंदीदा वकील से मिलने का अधिकार है। सीआरपीसी सेक्शन 41D। पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सेहत और उसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। सीआरपीसी सेक्शन 55A। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गैर जरूरी रूप से नहीं रखा जा सकता और हथकड़ी आदि भी नहीं लगाई जा सकती। सीआरपीसी सेक्शन 49। गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की जानकारी दी जाएगी। सीआरपीसी सेक्शन 50। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को बिना किसी देरी के पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 56। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। सीआरपीसी सेक्शन 57। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पास के अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 54। गिरफ्तारी की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपगण मजिस्ट्रेट को देनी होगी। सीआरपीसी सेक्शन 58। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने नाम का टोकन लगाए ताकि उस अधिकारी की आसानी से पहचान हो सके। सीआरपीसी सेक्शन 41B। किसी भी महिला गिरफ्तार करने के आदेश में एक पुलिसकर्मी महिला को टच नहीं कर सकता। किसी भी महिला की गिरफ्तारी पुलिस महिला अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 1। किसी भी महिला को सूरज निकलने के बाद या सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 4। किसी भी महिला के निवास के कमरे की तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि उस महिला को वहां से हट जाने की सूचना ना दे दी जाए। सीआरपीसी सेक्शन 47 सब सेक्शन 2। किसी भी महिला की मेडिकल जांच किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही कराई जाएगी। सीआरपीसी सेक्शन 53 सब सेक्शन 2। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हमारी गिरफ्तारी के समय हमारे क्या क्या कानूनी अधिकार हैं। तो अगर बढ़ाना चाहते हैं अपना ज्ञान तो देखते रहिए नॉलेज की उड़ान। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। आज की वीडियो जमानती बनने से संबंधित जरूरी कानूनी बातों के बारे में होने वाली है। देखिए, कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें किसी अपने दोस्त, घर वाले या किसी भी फ्रेंड्स और रिलेटिव के लिए किसी भी केस में जमानती बनना पड़ता है। देखिए, आमतौर पर यह देखा गया है कि हम किसी के कहने पर जमानती तो बन जाते हैं, पर उससे जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियां या रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो आइए आज की वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि किसी के भी जमानती बनने से पहले क्या क्या कानूनी बातें हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन होता है जमानती? देखिए, सीआरपीसी में जमानती को प्रतिभू कहा गया है। किसी भी कंप्लेंट केस में जो अक्यूज्ड होता है, अक्यूज्ड की कोर्ट में पेश होने की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को जमानती कहा जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 441A के अंतर्गत जमानती यह घोषणा करता है कि वह अक्यूज्ड को जब भी जरूरी हो कोर्ट में द्वारा बुलाया जाए तब वो कोर्ट में पेश करेगा। देखिए, आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो कंप्लेनेंट होता है किसी भी केस में, किसी भी क्रिमिनल केस में 2 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट होता है कंप्लेनेंट और सेकंड होता है अक्यूज्ड। कंप्लेनेंट उसको कहा जाता है जो किसी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करता है, और अक्यूज्ड उसे कहा जाता है जिसके खिलाफ केस कोर्ट में फाइल होता है। तो यही दोनों डिफरेंसेस हैं कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड के बीच में। देखिए, कॉमनली जमानत देते समय कोर्ट अक्यूज से एक निश्चित धनराशि का पर्सनल बॉन्ड या जमानती से एक निश्चित धनराशि का बेल बॉन्ड मांगती है। जमानती को कोर्ट में ये दिखाना होता है कि बेल बॉन्ड में निश्चित की गई धनराशि जो भी अमाउंट कोर्ट से फिक्स्ड है, अगर उसको कोर्ट जब्त कर देती है तो वो अदालत में उतनी राशि जमा कर सकता है। इसके लिए जमानती को आमतौर पर किसी भी संपत्ति से जुड़े कागज़, बैंक की एफडी या फिर किसी भी वाहन की आरसी कोर्ट में जमा करानी होती है, जिसे जमानती का सफिशिएंसी प्रूफ भी कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि पूरा केस ख़त्म हो जाने तक या कोर्ट के आदेश तक जमानती द्वारा
जमा किए गए सफिशिएंसी प्रूफ के साथ कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि जो भी आपने सफिशिएंसी प्रूफ सबमिट किया है कोर्ट में, उसमें कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं होगा जब तक कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता या फिर केस पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। चलिए अब हम जानते हैं कि बेल बॉन्ड जब्त हो जाने के क्या परिणाम होते हैं। देखिए, अगर अक्यूज्ड अदालत में तारीख पर पेश नहीं होता तो अदालत जमानती को नोटिस करके ये मौका देती है कि वह अक्यूज्ड को अदालत में तारीख पर पेश करे। अगर फिर भी जमानती अक्यूज्ड को अदालत में पेश करने से असमर्थ होता है तो जमानती द्वारा जमा किए गए सफिशिएंसी प्रूफ जैसे कि प्रॉपर्टी के कागज़ या फिर एफडी या गाड़ी के कागजात जो भी उसने सबमिट किए होते हैं जमानती ने, वो जब्त हो जाते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 446 के अनुसार यदि बेल बॉन्ड जब्त कर दिया जाता है तो बेल बॉन्ड में जितनी धनराशि लिखी होती है, जितना भी फिक्स्ड अमाउंट लिखा होता है, उतनी धनराशि की वसूली के लिए कोर्ट को ऐसा अधिकार मिल जाता है जैसा अधिकार जुर्माना वसूली करने के लिए होता है। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर फिर भी जमानत राशि की रिकवरी नहीं हो पाती तो जमानती को सीआरपीसी के सेक्शन 446 के तहत कोर्ट द्वारा 6 महीने तक के लिए सिविल कारावास में भेजा जा सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या जमानत वापस ली जा सकती है। जी हाँ, कोई भी जमानती यदि दी गई जमानत वापस लेना चाहता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 444 के अनुसार एक एप्लीकेशन जो भी उसका कोर्ट है, जो भी संबंधित अदालत है, उसमें दे सकता है, जिससे जमानत प्रभाव से वो जमानती मुक्त हो जाता है। जब जमानत वापस ले ली जाती है तो अक्यूज्ड को कोई अन्य जमानती अदालत में प्रस्तुत करना होता है। ये अक्यूज्ड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। चलिए, इसके लिए मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूँ। देखिए, हमेशा हम लोगों को एक बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी के भी बहकावे में आकर या किसी के भी दबाव में आकर हमें कभी भी कोर्ट में किसी के लिए भी जमानत कभी नहीं देनी चाहिए। किसी भी जमानत को देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिसको जमानत देने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं जमानत लेने जा रहा हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है, मेरी बात मानता है कि नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपके ऊपर आपकी पूरी लीगल लाइबिलिटी बन जाती है। अगर आप किसी की जमानत लेते हैं तो आपके ऊपर पूरी लीगल लाइबिलिटी बन जाती है कि आपको उस पर्सन को कोर्ट में पेश करना है, और अगर वो पर्सन कोर्ट में पेश नहीं होगा तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है वो आपके ऊपर होगी। देखिए, जब भी आप किसी की भी ज़मानत देने के लिए अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के कागज़ या फिर कोई एफडी या किसी भी वाहन की आरसी रखते हैं तो अदालत से उसकी रिसीविंग लेना कभी ना भूलें। देखिए, कभी भी अगर आपने अपने किसी भी वाहन की आरसी जमानत के तौर पर कोर्ट में दी है तो उसकी रिसीविंग दिखाने के बाद ही आप किसी ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरीके की लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नॉलेज की उड़ान। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। Hey everyone, welcome in our channel. Myself लॉयर आकाश शर्मा from the team of Knowledge की उड़ान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडियन सिटीजन्स को कुछ अमेजिंग फंडामेंटल राइट दिए, जिनमें राइट टू फ्रीडम भी शामिल है। संविधान के आर्टिकल 21 में नागरिकों को राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम का एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग राज्य बिना किसी लॉ के किसी भी व्यक्ति को राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम से वंचित नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का अभियोग लगाया जाता है, तब कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी हो जाता है। गिरफ्तारी की दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार और गिरफ्तारी के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जा सकती है। सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में गिरफ्तारी का प्रोसेस बताया गया है, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के कर्तव्य शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरफ्तारी की दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान अपने पसंदीदा वकील से मिलने का अधिकार है। सीआरपीसी सेक्शन 41D। पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सेहत और उसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। सीआरपीसी सेक्शन 55A। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गैर जरूरी रूप से नहीं रखा जा सकता और हथकड़ी आदि भी नहीं लगाई जा सकती। सीआरपीसी सेक्शन 49। गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की जानकारी दी जाएगी। सीआरपीसी सेक्शन 50।
गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को बिना किसी देरी के पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। CRPC सेक्शन 56। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। CRPC सेक्शन 57। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पास के अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। CRPC सेक्शन 54। गिरफ्तारी की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपगण मजिस्ट्रेट को देनी होगी। CRPC सेक्शन 58। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने नाम का टोकन लगाए ताकि उस अधिकारी की आसानी से पहचान हो सके। CRPC सेक्शन 41B। किसी भी महिला गिरफ्तार करने के आदेश में एक पुलिसकर्मी महिला को टच नहीं कर सकता। किसी भी महिला की गिरफ्तारी पुलिस महिला अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। CRPC सेक्शन 46 सब सेक्शन 1। किसी भी महिला को सूरज निकलने के बाद या सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। CRPC सेक्शन 46 सब सेक्शन 4। किसी भी महिला के निवास के कमरे की तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि उस महिला को वहां से हट जाने की सूचना ना दे दी जाए। CRPC सेक्शन 47 सब सेक्शन 2। किसी भी महिला की मेडिकल जांच किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही कराई जाएगी। CRPC सेक्शन 53 सब सेक्शन 2। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हमारी गिरफ्तारी के समय हमारे क्या क्या कानूनी अधिकार हैं। तो अगर बढ़ाना चाहते हैं अपना ज्ञान तो देखते रहिए नॉलेज की उड़ान। थैंक यू।